हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? भाषा विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास या सांस्कृतिक विकास? पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भाई फॉर्म में करेक्शन स्टार्ट हो गया है। अगर आपके भी फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी है तो करेक्शन कर सकते हैं जाके। लिंक दोपहर 2 बजे ही एक्टिवेट हो गई थी। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे आपको करना है करेक्शन, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। उसमें जाके वीडियो देख लेना आप और करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नैतिक विकास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? विकास पूर्वानुमेय है, विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। बताएंगे दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? तो यहाँ पे विकास एक जो है विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कथन और यहाँ पे तर्क वाला प्रश्न है। कथन ए है, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तर्क आर है, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। बताएंगे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तर्क आ रहे हैं, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पे करता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी को गुड इवनिंग। सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छा स्कोर करना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक या पूर्व संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? बताएंगे सब लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और मैं अपनी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराता हूं वो सारे के सारे आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। ये जैसे आपका 2023 का पेपर है। चलिए, हमेशा प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू की ही करनी है, अलग से आपको नहीं करना है। यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? दंड, पुरस्कार, पाड़, नकारात्मक प्रतिपुष्टि? बहुत ही सरल प्रश्न है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? पहाड़, सहायता प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। लेवाइगोस्की ने किसके विकास में वृद्धि हेतु किसके इस्तेमाल पर बल दिया? बताइए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे लेवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया है। यहाँ पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? बताइए किसने रखा।
कोनार्ड, लॉरेंस, सिगमंड फ्रायड, लॉरेंस कोहलबर्ग या एरिक एरिक्सन? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कथन और यहाँ पे तर्क वाला प्रश्न आ गया है। कथन ए है क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। तर्क आर है शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे कथन ए है कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव होता ही है। और यहां पे क्या है कि शिक्षक जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ए सही है लेकिन यहाँ पे आर आपका गलत है। भूमिका भाई निभाता है शिक्षक, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है। बताइए बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लेव वाइगोस्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? बताइए लेव वाइगोस्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है, भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, भाषा जैविक परिपक्वता का एक जो है नगण्य अंश है। बताइए लेव वाइगोस्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? सभी लोग 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लेव वाइगोस्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिंग रूढ़िवादिता, अगर ऑप्शन में जेंडर रूढ़िबद्धता दे तब भी वही ऑप्शन सही होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हर वर्ष सीटेट में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज बदल देगा बट वही रहेगा। ठीक है, लिंग रूढ़िवादिता। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती हैं उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करें ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो, या छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए, या सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें, या इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दें। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बताइए सरिता को क्या करना चाहिए? सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को वो शामिल करें। सरिता, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का नामीकरण, समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, या कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन। बताइए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा 14 का? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना होना चाहिए। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो भाई, मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? बताइए अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, या रचनात्मक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, या सतत मूल्यांकन? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का? मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, हाशिए पर स्थित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, या कक्षा के सामने
उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए, या उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए, या सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। टैग वर्ड की सहायता से इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करना, फटाफट जवाब दीजिए। मानकीकृत दिखा, काट दो। उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए, नहीं, अलगाव नहीं करना है। कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए, नहीं, उजागर नहीं करना है। करेक्ट आंसर यही पहला वाला कि सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए एक अध्यापिका को। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 17 का, कि कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थी या शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, बताइए। जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, या संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए, या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, या उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से ऑप्शन को देखना। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 17 का? एक कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? भाई वो उसको दिखाई नहीं दे रहा तो चार्ट वो देख नहीं पाएगा। सांकेतिक भाषा जब देख नहीं रहा तो वो सांकेतिक भाषा कैसे समझ पाएगा? उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए, वो समझ ही नहीं पाएगा, आप देखोगे, ठीक है। तो जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सीटेट में आप अच्छा स्कोर तभी करोगे भाई, प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को कम से कम 2 बार पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ये नहीं कि पहला दिखा तुरंत लगा दो, ऐसी गलती मत करना सीटेट में, ठीक है। कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, ऑप्शन को भी 2 बार पढ़ना, चारों ऑप्शन देखना, बस आप कर लोगे। क्योंकि इसमें रटने वाली चीजें है नहीं है कि आपको रटना है। यूपी टेट में आपको रट के जाना होता है क्योंकि इसमें कंटेंट पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? लेख के बोधि में कठिनाई, चलने में कठिनाई, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, खाने में कठिनाई। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पठन वैकल्य के बारे में आपको बताना है, इसे डिस्लेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर लिखने में दिक्कत हो यानी कि लेख के बोध में कठिनाई हो तो वो पठन वैकल्य यानी कि डिस्लेक्सिया से ग्रसित होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा है, यहाँ पे एक मोर बैठा है और यहाँ पे एक मुर्गी बैठी है, ठीक है। वो मोर को मुर्गी समझ रहा है तो वहां पे डिस्मोर्फिया होता है, ठीक है, जहां पे भ्रम वाली स्थिति आ जाए, ठीक है। और जहां पे जैसे एक बच्चा है, जैसे 4 को यहाँ पे 2 पढ़ रहा है, 1 को कुछ भी अंक समझ रहा है, तो वहां पे क्या होता है, गणितीय विकार होता है, डिस्कैल्कुलिया वहां पे होता है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आते हैं अधिगम विकार से। अगला प्रश्न यहाँ पे, वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? विषय के चयन में लचीलापन प्रदान करना, या कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, या उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश के लिए बाध्य करना, या उन्हें उसी स्कूल के एक अलग सेक्शन में पढ़ाना। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 19 का? वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? क्या उनको आप अलग पढ़ाएंगे? नहीं। क्या प्रवेश लेने के लिए उनको बाध्य करेंगे? नहीं भाई। कक्षा के सभी बच्चों के लिए एक समान शैक्षिक जो है कार्यक्रम लागू करेंगे? नहीं। विषय के चयन में लचीलापन प्रदान करना है आपको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लचीलापन विधि। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करें, या उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें, या इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें, या उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करेंगे? बहुत ही सरल प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उसे जो है बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करना है? नहीं करना है भाई, ठीक है। इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को देना है? नहीं देना है। उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करना है? नहीं, मजबूर नहीं करना है आपको। उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने देना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन तर्क वाला प्रश्न है। कथन ए है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों के को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तर्क आर है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और तर्क आर है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है।
पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए? बताइए किनका प्रयोग करना चाहिए? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, बताइए। उदाहरण का बिल्कुल करना चाहिए। गैर उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, हाँ। अनुरूपक का, हाँ। नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो जिसमें चौथा देखे काट दो, ये आपका होगा केवल पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? केवल ज्ञान का पुनर्उत्पादन, वास्तविक जीवन से वियोजित, शास्त्रीय अनुकूलन का जो है परिणाम, या वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता या संपर्क का परिणाम? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। केवल दिखा काट दो, ठीक है, तुरंत काट देना है प्रश्न अगर पॉजिटिव हो तो। एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता, ठीक है, सक्रिय दिखा, यही पॉजिटिव है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? बताइए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना, ये युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी। ठीक है, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 का जवाब दीजिए यहां पे। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? बताइए। समस्या को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, या विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, या विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, या विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। जल्दी करने के लिए आपको नहीं कहना है, ठीक है, इससे बचना है आपको। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 26 का जवाब देंगे। विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, या दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, या उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं, या त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए? बहुत ही सरल प्रश्न है। 26 का जवाब दीजिए। नेगेटिव जहां पे भी देखे काट दो। त्रुटियों की उपेक्षा करना है, नहीं करना है। उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से उनकी त्रुटियां हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संज्ञान और भावनाएं क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, या वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। संज्ञान और भावनाएं, तो संज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से परस्पर ये संबंधित हैं। ठीक है, यहां पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 का जवाब देंगे। एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? उच्च आत्मसम्मान, अधिगम, निसहायता, सकारात्मक आत्म अवधारणा, आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि? बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? अधिगम, निसहायता का भाव पैदा हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? बताइए किस पर जोर दिया है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। कठोर पाठ्यक्रम नहीं, योगात्मक आकलन नहीं, परीक्षा केंद्रित, तीनों नेगेटिव हैं आपके, याद रखना। ठीक है, बहुविषयकता शिक्षा पर जोर दिया है एनईपी 2020 ने। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्या अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कुपोषण, उत्सुकता, अभिसंज्ञान, महारत, उन्मुखी लक्ष्य? बताइए। तो कुपोषण जो है अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप हमारे एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।